बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि अनाज को अब गोश्त के साथ, अंडों के साथ और दीगर जो खाने वाली चीज़ें हैं उनके साथ किस तरह से मिलाकर खाना चाहिए। लोग जो आम तौर पे मिस्टेक करते हैं वो अनाज को, जो हमारे ग्रेन्स हैं, वो दीगर दूसरी खाने वाली चीज़ों के साथ मिक्स करके खा रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो अपनी शुगर को कंट्रोल करने के हरबे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपने अनाज को अंडों और गोश्त के साथ किस तरह कंपैरेटिवली आपने इस्तेमाल करना है, इसका दुरुस्त तरीका क्या है, आपका शुगर लेवल जो है वो कितना होना चाहिए, फास्टिंग में कितना होना चाहिए और रैंडमली रूटीन वाइज आपका कितना शुगर लेवल होना चाहिए, किस तरह से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपके पूछे जाने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, मुकम्मल आप इसको वॉच करें। जब आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको शुगर को कंट्रोल करने की और दीगर जो खाने वाली चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल का तरीका मुकम्मल आपको पता चलेगा, आप जान पाएंगे। इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले मिलती हैं। बेल आइकन को जब आप प्रेस करते हैं आपका हमारे साथ एक ताल्लुक बन जाता है, आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाती है। तो इस चैनल को आप लाजमी तौर पे सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी किया करें। और ख़ास तौर पे अगर कोई बात पूछनी हो, कोई आपके जहन में सवाल हो, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे साथ बात करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ज़ियाबितस के मरीज़ों में सबसे कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि हमें अनाज जो है वो किस तरह से कंपैरेटिवली इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले हम अपने पेशेंट को ये एडवाइज़ करते हैं कि आपको इसके बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फास्टिंग शुगर लेवल और आपका जो रैंडम शुगर लेवल है, आपका रूटीन वाइज जो शुगर लेवल है वो कितने % चल रहा है, या आपका जो HbA1 है वो आपका कितने % आ रहा है। अगर आपने टेस्ट करवाया है तो ये सारी की सारी जब आप मेडिकल हिस्ट्री लेंगे देन आपको ये फैसला करना बहुत आसान होगा, इजी होगा कि आपने कौन सा अनाज, कौन सी चीज़ किस टाइम में कितने % लेनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी एक मेडिकल हिस्ट्री नहीं बनाएंगे, अपने बारे में ये नहीं जान पाएंगे कि आपका फास्टिंग लेवल कितना है, आपका रैंडम लेवल कितना है, या आपका HbA1 जो है वो कितने % आ रहा है, देन आपको खाने पीने में या आपको एहतियात करने में बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो सकता। फिर यही है कि जिसने आपको जो बताया उसके मुताबिक आप चलेंगे तो आप अपने लिए ज़्यादा मसाइल क्रिएट करेंगे। इसलिए इन चीज़ों के बारे में आप सबसे पहले ज़रूर जाना करें, अपने टेस्ट मुकम्मल करवाया करें, एक मेडिकल हिस्ट्री बना के रखें और चंद महीनों के बाद उसको दोबारा रिपीट किया करें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपकी एहतियात, परहेज़, आपके खाने पीने वाले जो अनाज हैं, जो चीज़ें आप ले रहे हैं, अपनी डाइट जो आप ले रहे हैं, उसके इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपका जो ज़ियाबितस का मसला है, जो शुगर का जो मसला है वो कम हो रहा है, आया बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ज़ियाबितस के मरीज़ों में फास्टिंग शुगर लेवल जो है वो कितने % होना चाहिए। तो फास्टिंग जो लेवल है शुगर का, आम तौर पे जो पेशेंट्स के अंदर वो 110 होना चाहिए। अगर आपका फास्टिंग लेवल किसको कहते हैं? फास्टिंग शुगर लेवल को हम कंसिडर करते हैं कि अगर आपने रात को खाना खाया और खाना खाने के बाद आपने 8 से 10 घंटे कोई भी चीज़ ना खाई पी हो, इसको हम फास्टिंग कंसिडर करते हैं। तो फास्टिंग का जो शुगर लेवल है वो आम तौर पे प्री डायबिटिक तक के जो पेशेंट्स हैं उनमें 110 होना चाहिए। 110 डेसीमीटर अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल होगा देन इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर ये 111 से लेके ये अगर आपका 120 तक जाएगा या 126 से प्लस होगा देन ये आपका प्री डायबिटिक जो है वो एक लेवल शो करेगा। मतलब अगर ये 126 तक भी होगा देन इसको हम प्री डायबिटिक, मतलब अभी स्टार्ट आपका कंसिडर करेंगे। अगर ये इससे बढ़ना स्टार्ट हो देन हम आपको डायबिटिक पेशेंट कंसिडर करेंगे, मतलब आपको डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद जो HbA1 टेस्ट है वो करवाएंगे, उसमें अगर आपका 6.5 से प्लस आ जाता है देन आप डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर होंगे। तो आपको इसके बारे में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, डॉक्टर से
कंसल्ट करने की ज़रूरत है, डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत है। देन अपना एक प्रॉपर डाइट प्लान, एक्सरसाइज, डेली की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पे आपकी जो खाने पीने वाली अशिया हैं उनको स्पेसिफिकली आपने चेक एंड बैलेंस रखना है कि कौन सी चीज़ आपको प्रोटीन देगी, कौन सी चीज़ आपको फाइबर देगी, कौन सी चीज़ आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें इजाफा करेगी। ये सारी चीज़ों को मैनेज करके जब आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी किस्म की अद्वियात को इस्तेमाल करने से बच जाएंगे। रैंडम शुगर की अगर बात करें तो खाना खाने के 2 घंटे बाद से लेके 6 घंटे तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम रैंडम शुगर लेवल कंसिडर करते हैं। अब रैंडम शुगर लेवल जो है आपका नॉर्मली कहीं ना कहीं 85 से लेके 160 तक का जो आपका शुगर लेवल है वो नॉर्मल और रेगुलर जिसको हम रैंडम शुगर लेवल कहते हैं वो कंसिडर किया जाएगा। और अब इसमें बहुत सारी एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन ही बाद जब वो अपना शुगर चेक करते हैं, शुगर लेवल चेक करते हैं, तो उनका फौरी तौर पे वो फास्टिंग वाले ही रिजल्ट शो करना स्टार्ट कर देता है और वो ये समझ लेते हैं कि उनका रैंडम शुगर लेवल जो है वो हाई हो रहा है। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं होती। आपने जब भी अपना रैंडम शुगर लेवल चेक करना हो, आप खाना खाने के 2 घंटे बाद से लेके 6 घंटे तक आप अपना शुगर लेवल चेक किया करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद ही आप अपना शुगर चेक ना किया करें या कोई टेस्ट ना करवाया करें, ये आपको रिज़ल्ट सही नहीं देता। अब बात करते हैं कि आपने ये चीज़ तो समझ ली कि आपका फास्टिंग शुगर लेवल कितना होना चाहिए और उसके बाद आपका जो रैंडम शुगर लेवल है वो कितने % होना चाहिए। अब इसके बाद जो अनाज हमें इस्तेमाल करने चाहिए, जिस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको अनाज का एक चार्ट बना के यूज़ करना है, वो किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, हम आपको ये भी थोड़ा सा गाइड करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक हमारे पेशेंट्स करते हैं वो खाने पीने में एहतियात अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा करते हैं। जिस तरह एक बहुत ज़्यादा आम एक बहस पाई जाती है, आटा आपने जो है वो मल्टीग्रेन इस्तेमाल करना है, आटा आपने गंदम का इस्तेमाल नहीं करना, आपने जौ का आटा इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा एक लंबी चौड़ी बहस जो है वो दिखाई देती है। हम आपको आने वाली वीडियो में ये भी बताएंगे कि जो मल्टीग्रेन आटा है उसमें आपको कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी हैं जिसको हम ओरिजिनली मल्टीग्रेन जो फ्लोर है, मल्टीग्रेन आटा है, उसको हम जो है वो तसव्वुर करेंगे। जितने भी ज़ियाबितस के मरीज़ हैं उनको हम हमेशा से ही कुछ फलों का इस्तेमाल करने को कहते हैं, कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करने को कहते हैं, या कुछ ऐसी एहतियात बताते हैं जिनमें इन्हीं फल का और इन्हीं सब्जियों का कम इस्तेमाल करने को कहते हैं। ये आपकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके शुगर लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। हर पेशेंट की अपनी अपनी एक अलग अलग से एक मिजाज है। आपको सबसे पहले अपने टेस्ट कराना होंगे, अपनी शुगर को चेक करना होगा। अगर आपकी शुगर प्री डायबिटिक में अभी कन्वर्ट हुई है, देन आपको जो आपके फल हैं उनमें सबसे पहले आपको अनानास लेना होगा, आपको अमरूद का इस्तेमाल करना होगा, आपको पपाए का, पपीते का इस्तेमाल करना होगा। उसके साथ आपने जो मोस्ट कॉमन जो है आपको संतरे का, माल्टे का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ साथ एक जामुन जो है आजकल मौसम गर्मा चल रहा है और जामुन का भी मौसम कहीं ना कहीं आने वाला है, तो आप जामुन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जामुन के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, फुलाद बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें फास्फोरस पाया जाता है। ये इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जो अज्जा हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और जितने भी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अज्जा हैं वो सारे के सारे यकजा जामुन के अंदर पाए जाते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक देखा यह गया है कि जो लोग जामुन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनका जो प्री डायबिटिक तक के पेशेंट हैं उनका शुगर लेवल ना सिर्फ कम होता है बल्कि कहीं ना कहीं देखने को आया है कि उनका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है और उनकी अद्वियात जो उन्होंने स्टार्ट की हुई होती हैं उनसे भी जान छूट जाती है। बहुत सारे अनाज ऐसे हैं जो कि आपको इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना होते। जितने भी हमारे शुगर के पेशेंट हैं वो कॉमन मिस्टेक करते हैं कि शुगर का उनको पता होता है, उनको ये भी पता होता है कि उनकी शुगर लेवल कितने % चल रही है, आया वो प्री डायबिटिक में है, डायबिटिक में है या वो स्टेप 1 में या स्टेप 2 में है। उसके बावजूद जो पेशेंट हैं वो बहुत
बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वो शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते दिखाई देते हैं। अब शुगर में एक बहुत ज़्यादा मिथ पाई जाती है। शुगर के पेशेंट जब उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो स्टेप 1 या स्टेप 2 के शुगर पेशेंट्स हैं, तो वो चीनी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, जिसको हम वाइट पॉइजन कहते हैं, प्रोसेस्ड शुगर कहते हैं। सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल तो कम कर देते हैं, लेकिन चीनी को वो शक्कर और गुड़ की मद में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ये भी एक मिथ है। अगर आप गुड़ भी इस्तेमाल करेंगे, शक्कर भी इस्तेमाल करेंगे, अलबत्ता उसमें शुगर के जो अज्जा हैं वो ज़रूर पाए जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप प्री डायबिटिक तक के पेशेंट हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप शक्कर को और गुड़ को भी कम से कम जो है हत्तुल इम्कान कम इस्तेमाल करें। आप शहद का इस्तेमाल भी कम करें, या अगर आपने इस्तेमाल करना ही है तो इसको आप दही के साथ कम्बिनेशन बना के आप दही में इस्तेमाल करें। दही एक ऐसा एक इंग्रेडिएंट है, ऐसा एक अनाज है, अनाज का एक सोर्स है, जिसके अंदर बहुत सारी जो मल्टी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी ताकत के लिए, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए, आपकी विल पावर के लिए। वो सारे के सारे अज्जा, सारे के सारे विटामिन्स जो हैं वो इक्वली दही के अंदर, योगर्ट के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें फौलाद है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, और ख़ास तौर पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो आपको प्रोटीन मिल सकती है। दही का आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, उसके अंदर आधा चम्मच आप शहद का या आधा चम्मच आप शक्कर का इस्तेमाल कर लें। गुड़ का इस्तेमाल ज़रा कम करें, तो आपको ये चीनी की कमी भी पूरी करेगा, आपके शुगर लेवल को ये बढ़ाएगा भी नहीं, बल्कि आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखेगा। दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि लोग आम जो मिस्टेक करते दिखाई देते हैं वो अपने ब्रेकफास्ट में या वैसे खाने के दौरान दही के साथ अंडा इस्तेमाल करते हैं। आपने दही, जो कि आपके अनाज का एक बेहतरीन सोर्स है, आपके पोटाशियम, आपके कैल्शियम, आपके फौलाद का, आपके फास्फोरस का, आपके प्रोटीन का, वहाँ पे आपने दही के साथ कभी भी अंडा ऐड नहीं करना। अंडे को आपने साथ मिला के नहीं खाना। ये आपकी शुगर को बुरी तरह से डैमेज करेगा, आपको बुरी तरह से आपके जो फैटी लीवर है उसको मुतासिर करेगा, आपके लीवर को, आपके स्टोमक को बुरी तरह से मुतासिर करेगा, एसिडिटी के इश्यूज आप में क्रिएट करेगा, जो कि एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है। आप जहाँ पे अपनी ज़ियाबितस को कंट्रोल करेंगे, साथ ही साथ आपके दूसरे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म लेंगे। आप साथ ही साथ डॉक्टर को जब कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर आपकी अद्वियात में इजाफा करेंगे और आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का एक बायस बनेगा। इसके साथ ही जो पेशेंट में एक कॉमन मिस्टेक दिखाई देती है, वो आटा जो है गंदम का तो कम कर देते हैं, लेकिन गंदम के आटे के साथ ही साथ वो और किस्म के जौ का जो आटा है उसको इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, बेसन का आटा इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। हालांकि एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप देखें तो जौ के अंदर अगर हम गंदम का आटा लेते हैं 100 ग्राम आटे के अंदर हमें तकरीबन 130 ग्राम जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर हम जौ का आटा लेते हैं तो जौ के आटे में भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पाए जाते हैं। अगर हम 100 ग्राम जौ का आटा लेते हैं तो 100 ग्राम जौ के आटे के अंदर हमें तकरीबन 70 ग्राम जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब यहाँ पे पता हमें ये चला कि अगर जौ का आटा भी लें या हम गंदम का आटा भी लें, अलबत्ता उसमें हाई कार्ब्स का एक एलिमेंट पाया जाता है। इसलिए जौ का आटा भी कहीं ना कहीं खाली अगर इस्तेमाल करें तो ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस मानी जाएगी, एक रॉन्ग प्रैक्टिस जो है वो कंसिडर की जाएगी। इसलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेसिफिकली बताएंगे कि आपने जो आटा है उसको किन किन ग्रेन्स के साथ, किन किन अजनास के साथ आपने उसको इकट्ठा करके, यकजा करके उसको पीसना है या उसको ग्राइंड करना है, या चक्की पे आपने खुद फिज़िकली जो है जाके उसको आपने पिसवाना है, तो वो आपने आटा इस्तेमाल करना है। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं हमसे ये सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या हम खाने के अंदर जो है सब्ज़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ियों में सबसे जो अच्छी प्रैक्टिस है, आप सब्ज़ियों में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें, लेकिन याद रहे पालक है या आपकी फूल गोभी है
आप वो ना इस्तेमाल करें। जितनी भी बादी आपकी सब्जियां हैं, बादी सब्जियों से आप परहेज़ करें। आलू जो है, याद रहे आलू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत है। आलू, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, ज़ियाबितस के मरीज़ हैं, तो आलू से आप बिल्कुल इज्तनाब करेंगे। आलू आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आलू के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जो आपकी आलू से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जो फ्राइज़ हैं, जो पकोड़े हैं, इस तरह की चीज़ों से आप बिल्कुल परहेज़ करेंगे अगर आप ज़ियाबितस के मरीज़ हैं तो। लेकिन जितनी भी बादी सब्जियों के अलावा जो सब्जियां हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एक आप मजमुआ बना के सलाद इस्तेमाल करेंगे दोपहर के टाइम। सलाद का तकरीबन आधा पाव का या 1 पाव का आप जब बाउल बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब पूछा जाता है बहुत ज़्यादा पेशेंट की तरफ से कि दूध हम कितने % इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, सादा जो दूध है आजकल इल्ला माशाल्लाह दूध जो है खालस तो हमें वैसे ही नहीं मिलता। दूध जो है वो हमें पानी मिला मिलता है, बल्कि पानी जो है वो भी नहरों का इस्तेमाल किया जाता है, जो गंदा पानी है, जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मुद्रे सेहत जो चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं, कचरा शामिल होता है। जो हमारे दूध वाले हजरात होते हैं वो नहरों का जो पानी है, जो हमारी छोटी छोटी जो तालाब का जो पानी है वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, और हमें वो पानी मिला दूध जो है वो हमें देते हैं। वो दूध इस्तेमाल करने से हमें और बहुत सारे मसाइल क्रिएट होते हैं। लिहाजा हम अपने पेशेंट को हमेशा से ही एडवाइस करते हैं कि दूध का इस्तेमाल आप कम से कम करें। हाँ, अगर आपको खालस तरीन दूध कहीं से मिल जाता है तो आप थोड़ा सा दूध जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि सादा दूध आप इस्तेमाल फिर भी ना करें। उसके अंदर आप हल्की सी अगर पत्ती का एलिमेंट डाल लें, पत्ती इस्तेमाल कर लें तो वेल एंड गुड है, मतलब दूध पत्ती इस्तेमाल कर लें तो वो आपके लिए बेहतर है। या दूध से बनी कोई चीज़, जिस तरह सवैयाँ हैं, आप चीनी के अलावा सवैयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप और इस तरह की दूध से बनी जो चीज़ें हैं, दलिया दूध वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप हल्का सा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का आप इस्तेमाल कम करें। तो ये इस सूरत में आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता जो ज़ियाबितस के मरीज़ हैं उनको हम हत्तल इम्कान ये मशवरा देते हैं कि वो दूध इस्तेमाल ना करें। जब आप अपने अनाज को और आप अपने फलों को एक बैलेंस करके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, इसके साथ ही साथ आपने डेली बेसिस पे, अगर आप स्टेप 1 स्टेप 2 के ज़ियाबितस के मरीज़ हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आपने तकरीबन आधा घंटा वॉक करनी है, आधा घंटा आपने एक्सरसाइज करनी है। याद रहे, एक्सरसाइज और वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अनाज ले रहे हैं, आप अपनी हाई कार्ब्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आप चाहे इंसुलिन आप लगा रहे हैं या आप वैसे अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप वॉक नहीं कर रहे, तो आपको इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो माइनर सा होगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप एक्सरसाइज और वॉक लाजमी तौर पे करें। आप एक्सरसाइज और वॉक करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी अद्वियात भी जल्द अज जल्द छूट जाएंगी। अगर आप इंसुलिन वाले पेशेंट हैं तो इंसुलिन भी आपकी कंट्रोल रहेगी। यहाँ पे मुख्तसर मैं आपको चलते चलते बताता चलूँ कि याद रहे कि जो ज़ियाबितस के मरीज़ हैं, अगर वो इंसुलिन भी लगा रहे हैं या वो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा उनको एक बरादराना मशवरा है कि आप अगर प्री डायबिटिक तक के पेशेंट हैं तो आप बराए मेहरबानी अद्वियात को आप बिल्कुल तर्क कर दें, अद्वियात को छोड़ दें। क्योंकि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अद्वियात बनी तो हैं, मार्केट में बहुत सारी अद्वियात अवेलेबल भी हैं, डॉक्टर्स भी आपको लिख के देते हैं, रिकमेंड भी करते हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन के मुताबिक, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो ज़ियाबितस के मरीज़ हैं, अगर वो अद्वियात बिल्कुल तर्क कर दें, इस खौफ से आज़ाद हो जाएं कि उनकी जो शुगर है वो हाई ना हो जाए, इसलिए वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। आप इस खौफ से आज़ाद हो जाएं, अद्वियात को छोड़ें। ये जो तरीक़ाकार हमने आपको बताया डाइट प्लान के मुताबिक, अपने अनाज को सही तरीके से बैलेंस करके अगर आप इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डेली बेसिस पे आप वॉक करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं चीज़ों के साथ ही आपकी जो प्री डायबिटिक तक की ज़ियाबितस का मसला है वो इंशाअल्लाह ना सिर्फ कंट्रोल होगा, बल्कि आप एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के काबिल होंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।